हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0 हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रिसेंट जीके से संबंधित होने वाला है। जीएस जीके से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने वाले वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी एमटीएस आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी तथा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आपका बिना समय गवाए ही हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस से संबंधित है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बनाई गई है यह किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह भारत के 4 प्रमुख शहर, तो कौन कौन से शहर को जोड़ता है मैं आपको बता रहा हूँ। यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यह पूरे भारत को जोड़ने वाली एक परियोजना है जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के नाम से जानते हैं। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। अगर यह परियोजना पूछता है तो यह आप अवश्य आँख मूंद के मारिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से आप क्या मापते हैं? एक्टिनोमीटर मापक यंत्र से क्या मापते हैं? तो एक्टिनोमीटर मापक यंत्र से सौर विकिरण की तीव्रता को मापते हैं। फ्रेंड्स, हम सीधे प्रश्नों का जवाब देते हुए चलेंगे जिससे आपकी समय की बचत होगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे। यह एसएससी एमटीएस आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में कई बार लगातार पूछे जाने वाला प्रश्नों का संग्रह है। फ्रेंड्स, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंचता रहे। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? यह आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी के अंतर्गत हम चंद्रमा की स्थिति और उसके आंतरिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा प्रश्न है, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतम घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो जो मौसम को प्रभावित करती हैं, जिससे मौसम बदलता है, यह क्षोभ मंडल में अधिकांशतर होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे कई मंडल, 5 प्रकार के मंडल होते हैं। जो मौसम को प्रभावित जिस मंडल में होता है उस मंडल को कहते हैं क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर छठा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी सैडल चोटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैडल चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी सैडल चोटी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? भारत में सबसे पहली बार जो परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ किया गया था यह कहाँ से किया गया था? तो यह महाराष्ट्र के तारापुर से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा शुभारंभ किया गया था। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर की आकृति एसएससी एमटीएस में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। इसको देखने पे आपको अर्धवृत्ताकार लगेगा लेकिन इसका आकृति त्रिभुजाकार होती है। बैकाल झील किस नदी में स्थित है? फ्रेंड्स, हमारा 9वां प्रश्न है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील जो है यह रूस में पाया जाता है। बैकाल झील रूस में स्थित है। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमुंदरी में। भारत का जो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है यह राजमुंदरी में स्थित है। यह एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाला प्रश्न है। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है जो आपके लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो हमारा 11वां प्रश्न है, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। डूरंट कप जो दिया जाता है यह फुटबॉल खेल में दिया जाता है।
इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का जो है यह शिमला में बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। इसके बाद हमारा 13वां प्रश्न है, 49 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? जैसे हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक रेखा है जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं। पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच एक रेखा है जिसे रेड क्लिफ ऐसे 49 डिग्री समांतर रेखा एक है जो किन दो देशों के बीच है? तो 49 डिग्री समांतर रेखा जो है यह अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाने वाली रेखा को हम 49 डिग्री समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो 49 डिग्री समांतर रेखा जो है यह अमेरिका और कनाडा की सीमा को साझा करता है, मतलब उनसे सीमा बनाता है। इसके बाद हमारा 14वां प्रश्न हो गया, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? यह एसएससी एमटीएस का सवाल है। एसएससी एमटीएस में कई बार पूछा गया सवाल है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो यह 1954 में से शुरुआत किया गया था। 1954 से भारत रत्न पुरस्कार को दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें भारत रत्न पुरस्कार हर वर्ष केवल 3 ही व्यक्ति को दिया जाता है। इसके बाद हमारा 16वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके बाद हमारा 17वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था यह 1913 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद हमारा 18वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन को करते चलिए जिससे आपको आपका लेवल पता चलेगा कि आप कितने प्रश्नों का जवाब खुद से दे रहे हैं। और लास्ट में आप अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि आप कितने प्रश्नों को खुद से किए हुए हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है यह मनीला में स्थित है और यह फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो एडीबी जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक कहते हैं, यह फिलीपींस के मनीला में स्थित है। इसके बाद हमारा जो 20वां प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसके बाद जो हमारा 21वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है यह द हेग में है। उसको द हेग बोलते हैं। यह नीदरलैंड में पाया जाता है। तो नीदरलैंड का एक शहर है द हेग, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो जो दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है यह चिनाब नदी पर स्थित है, जो कि चिनाब नदी कश्मीर में स्थित है। कश्मीर के चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाया गया है। इसके बाद हमारा 13वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। फ्रेंड्स, हम जीएस और जीके दोनों मिक्स करके क्वेश्चन को करा रहे हैं आपका, ताकि जीएस और जीके दोनों का लेवल ठीक हो सके। तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो 24वां प्रश्न है यह है, पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? जब आप चंद्रयान 2 और चंद्रयान फर्स्ट देखे होंगे तो में जीएसएलवी और पीएसएलवी का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, जो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका जो पीएसएलवी था उसका नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका पूरा नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम पीएसएलवी के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। और जो जीएसएलवी था, जीएसएलवी, इसका जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल इसके नाम से जानते हैं। तो हमारा 24वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं।
इसके बाद हमारा 25वां प्रश्न हो जाएगा, कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? तो कोलंबिया का जो पठार है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और कोलंबिया जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख क्षेत्र है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, एमटीएस और सीजीएल का भी प्रश्न है। तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। यह एमटीएस में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद जो हमारा 27वां प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भी एमटीएस में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा पंचम पंचवर्षीय योजना अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। इसके बाद हमारा जो 28वां प्रश्न है, बुल व बियर शब्द किससे संबंधित है? आप कई बार यह शब्द सुने होंगे, बुल व बियर शब्द। यह स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का काम होता है, जो स्टॉक मार्केटिंग का काम होता है, उससे संबंधित है। बुल व बियर का शब्द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे अपना 29वां प्रश्न, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, हमारा वित्त आयोग का गठन होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह संविधान के 280वें अनुच्छेद में है। भारत के संविधान के 280वें अनुच्छेद में दिया गया है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो 30वां प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कई बार एमटीएस के एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष देश का प्रथम जो प्रधानमंत्री होगा वही होगा। तो देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो हरित क्रांति शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉड विलियन। गॉड विलियन के द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। यह आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन का जो अभी वैकेंसी आया हुआ है उसमें भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। वीडियो को 1 या 2 बार देखने से आपको कंफर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा कंटेंट लेवल आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3 पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? माही नदी घाटी परियोजना जो है इससे किस राज्य को लाभ मिलता है? तो इससे गुजरात को लाभ मिलता है। गुजरात राज्य को अधिक लाभ मिलता है माही नदी घाटी परियोजना से। इसके बाद हमारा 33वां प्रश्न है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा था। अप्सरा के नाम से भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो 34वां क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 के नाम से एक उपग्रह लॉन्च किया है। सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका नाम है आदित्य L1। जो चंद्रयान 2 है, जो चंद्रयान फर्स्ट था, ये चंद्रमा की उपग्रह को वहाँ के अध्ययन करने के बाद चाँद के अध्ययन के बारे में हम लॉन्च किए थे। लेकिन जो सूर्य के बारे में अध्ययन करने, सूर्य की स्थिति को अध्ययन करने के लिए लॉन्च किए हैं उसको हम आदित्य L1 के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा 35वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। वे जितने पानी को अपने भार के आधार पर जितने पानी को हटाएंगे उतना ही तैरते रहेंगे। इसके बाद हमारा 36वां प्रश्न है, कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? फ्रेंड्स, हमारा 36वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो जीएस से संबंधित है। कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो इसको कहते हैं एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है यह मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है। इसके बाद हमारा 37वां प्रश्न है, किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं? तो दामोदर नदी जो है इसको हम जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। इसके बाद हमारा 38वां प्रश्न है,
किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं? यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। इसके बाद 39वां जो हमारा क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यह एमटीएस के एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति का निवास कहाँ है? जो थारू जनजाति है यह भारत में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो थारू जनजाति भारत में उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन और 40वां क्वेश्चन है, विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? विश्व का सबसे प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? तो यह यूक्रेन में पाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आपका तैयारी करने का लेवल भी बनता रहे।